हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो जैसा कि 10th क्लास की पहले चैप्टर जो है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं जंतुओं में पोषण, जिसमें मैं सीधे आ रहा हूं अभी पहले ही टॉपिक पे, जिसका नाम है मनुष्यों में पोषण। ठीक, मतलब तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में समझाऊंगा, मतलब उसका संरचना और पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, ये सब चीज़ें। तो हो सकता है 1 से 2 वीडियो आपके मनुष्यों के पाचन तंत्र के अंगों के बारे में आए, उसके बाद मैं इकट्ठे सबको जोड़कर मनुष्यों में पाचन कैसे होता है उसको समझाऊंगा। और फिर एक कोश के जीवों में या पौधों में या बहुकोश की जीवों में पाचन की क्रिया कैसे होती है, इस तरीके से समझाऊंगा। तो जब जैसे कह रहा कि जीवों को कोशिका की संरचना के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया, मतलब कुछ एक कोश के जीव हैं, उसी कोशिका में श्वसन भी हो रहा है, उसी में पाचन भी हो रहा है, उसी में उत्सर्जन हो रहा है सब। और कुछ बहुकोश के जीव हैं जिनमें पाचन के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बहुकोश के जीव हैं तो हमारे में श्वसन के लिए फेफड़े हैं, ठीक, पाचन तंत्र के लिए पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र के लिए किडनी है, रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए हृदय है, धमनी है, सिरा है। लेकिन एक कोश के जीवों में इस तरीके से नहीं होता। एक ही कोशिका में उसी में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन सब चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं मनुष्यों के पाचन तंत्र के अंगों के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद किसी एक वीडियो में जोड़कर कि मनुष्यों में पाचन की क्रिया कैसे होती है उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं जो आप लोगों को बनाने के लिए सिखाने जा रहा हूँ वो है मनुष्यों का पाचन तंत्र, कौन सा अंग कहाँ होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं हेडिंग पे आता हूँ। तो मेरा हेडिंग है, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है, इस हेडिंग को कह रहे हो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक, चलिए दिख रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, या इसी को हम हिंदी में लिखेंगे मनुष्यों में पाचन तंत्र। मनुष्यों में पाचन तंत्र, तो मनुष्यों में पाचन तंत्र हम इसको हिंदी में कह सकते हैं। और इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। एक मिनट, थोड़ा सा वीडियो, ठीक, अब चल रहा है। ठीक, गर्मी तो झेलाई दे रहा, चलो ठीक है। देखो, मनुष्यों में पाचन तंत्र में सबसे पहले मैं सीधे बना रहा हूँ मनुष्यों के पाचन तंत्र के अंग की संरचना। ठीक, तो सबसे पहले हम बनाएंगे मनुष्यों के पाचन तंत्र में उसका मुख वाला हिस्सा। ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक है, हाँ ठीक। देखो, ये नाक वाला हिस्सा आएगा जो श्वसन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन ये अंग भी मनुष्यों के मुख गुहा में या बक्कल कैविटी में आकर क्या होता है, अंदर की तरफ खुलता है इस तरीके से। तो आगे की तरफ जो नली होगी उसे कहेंगे श्वसन नली या ट्रैकिया, और पीछे की तरफ जो नली होती है उसे कहते हैं भोजन की नली। ठीक, या उसे कहते हैं इंग्लिश में ओइसोफेगस। अब इसको अगर हम थोड़ा सा बनाएं तो ये आके खुलेगा कहाँ पर, आमाशय में। आमाशय से फिर एक सी आकार की नली जुड़ी होती है जिसको कहते हैं हम लोग ड्यूडेनम। ठीक, इस तरीके से। और ड्यूडेनम से 3 अंग जुड़े होते हैं पाचन तंत्र में, जिसको कहते हो अग्नाशय या पैंक्रियाज, गाल ब्लैडर या इसी को हिंदी में कहते हैं पित्ताशय, और दूसरा जुड़ा होता है यकृत या लीवर। ठीक है, पीछे थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान कम दीजिएगा। ठीक, ये हो जाएगा लीवर। और यहीं से नीचे से शुरू हो जाएगा मनुष्यों का क्या, छोटी आंत। वीडियो कट तो नहीं रहा, नहीं, ठीक है। यहीं से शुरू हो रहा है क्या, छोटी आंत, और फिर यहीं से शुरू होगा बड़ी आंत। तो यहीं से शुरू हो जा रहा है क्या, बड़ी आंत। ये हालांकि ऊपर होता है, मैं समझाने के लिए बस कि वीडियो पूरी तरीके से आ जाए, इमेज पूरी तरीके से वीडियो में आ जाए उसके लिए। फिर ऐसे ये पीछे से घूम के आया होगा, फिर इस तरीके से यहाँ होगा, और फिर इस तरीके से यहाँ आकर ख़त्म हो रहा होगा। ठीक, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूँ ताकि वीडियो में आ जाए।
चलो आ गया, ठीक है ना, पूरी तरीके से ये हो गया वीडियो में कंप्लीट। तो ये हमारा होगा पाचन तंत्र की संरचना, और जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बनाता जा रहा था वैसे ही आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आएगा क्या, ये दोनों नाक वाले दोनों छिद्र, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग नॉस्ट्रिल, या इसे हिंदी में कहेंगे नासा मार्ग, ठीक। फिर आएगा ऊपर वाली ये नली, जिसे कहते हैं नेज़ोफेरिंक्स, या इसे हिंदी में कहेंगे नासा ग्रसनी, ठीक। हिंदी और इंग्लिश में लिखते चल रहा हूँ। दूसरा ये वाला हिस्सा आएगा जिससे हम कहेंगे इंग्लिश में ओरोफेरिंक्स, या इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे मुख ग्रसनी, ठीक। और नासाग्रसनी और मुख ग्रसनी दोनों आपस में मिलकर एक कॉमन ट्यूब बनाएंगे, मतलब दोनों मिलकर एक नली बनाएंगे, जिसको कहेंगे फेरिंग्स या ग्रसनी। और यही ग्रसनी वाले भाग से यह दो भागों में क्या होगा, विभाजित होगा। तो जो पीछे की तरफ होगा उसे कहेंगे ओइसोफेगस, या इसी को हम लोग कहेंगे भोजन की नली, भोजन की नली, ठीक। यह भोजन की नली नीचे की तरफ जाके खुलेगा, जिसमें उसे कहेंगे आमाशय, या इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कह रहे थे, स्टमक, ठीक। यह स्टमक एक सी आकार की नली यहाँ से यहाँ तक से आके जुड़ी होगी, या वो उसमें आके खुलेगा, जिसे कहेंगे हम लोग ड्यूडेनम। इसको हिंदी में भी हम ड्यूडेनम ही कहेंगे, ड्यूडेनम, ठीक। फिर ये आके खुलेगा किसमें, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, या इसी को हम लोग कहेंगे छोटी आंत, ठीक। दूसरा छोटी आंत ऐसे घूम के आएगा, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। जब छोटी आंत या पाचन की क्रिया में समझाऊंगा तब जाके इसको दो भागों में डिवाइड कर लूँगा, और उसमें जो भी विलाई वगैरह पाए जाएंगे उसको समझा लेंगे। ये आके खुलेगा एक अंगुलियों के समान संरचना में, जिसे कहते हैं अपेंडिक्स, या इसे कहते हैं क्रीम रूप, दिख रहा है, हाँ, क्रीम रूप परिशेषिका, इसे क्या बोलेंगे, क्रीम रूप परिशेषिका, ठीक। यह जिससे जुड़ा होता है उसे कहते हैं सिकम, मतलब इसके ऊपर वाली संरचना को क्या कहेंगे, शिकम। और यहीं से स्टार्ट होगा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, जो इस तरीके से घुमा हुआ है, ऐसे क्या हुआ है, ऐसे पूरी तरीके से क्या हुआ, घूम के आया है, यहीं से ऊपर गया, ऐसे घूम के आ रहा है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, या इसी को कहेंगे बड़ी आंत, ठीक। और इसी से जुड़ा होगा क्या, तीन संरचनाएं। पहले को कहेंगे हम लोग पैंक्रियाज, या इसी को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय, ठीक। दूसरे को कहेंगे लीवर, या इसको हिंदी में कहेंगे यकृत, और इसको कहेंगे गाल ब्लैडर, या इसी को हिंदी में कहेंगे पित्ताशय। तो ये हो जाएंगे हमारे पाचन तंत्र के अंग। और पाचन तंत्र बनाने को आता भी है एग्जाम में, तो इसको बनाने का क्रम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बाप रे, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा मनुष्यों का पाचन तंत्र, और कह रहा है कि अब मैं इसमें नंबरिंग करने जा रहा हूँ कि भोजन कैसे कैसे गति करता हुआ कहाँ तक आएगा, ठीक। अच्छा देखो यहाँ एक नाम छूट गया,
बड़ी आंत आके जिसमें खुलता है उसको कहते हैं रेक्टम, RECTUM, रेक्टम, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मलाशय, जहाँ पर अपशिष्ट भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और जब ये बाहर की तरफ इस गोल संरचना से जो एकदम नीचे दिखाई दे रहा है उससे नीचे की तरफ खुलेगा तो उसको कहते हैं एनस इंग्लिश में, और इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी हिंदी में कहते हैं गुदा द्वार। क्या कहते हैं, गुदा द्वार। ठीक है, पूरी तरीके से आ गया। अब मैं क्रम से इसको लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले भोजन कहाँ आएगा, मुख ग्रसनी में, फिर आएगा कहाँ पर, ग्रसनी में, फिर आएगा कहाँ पर, भोजन की नली में, फिर आएगा कहाँ, आमाशय में, फिर आएगा कहाँ पर, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से आएगा कहाँ पर, छोटी आंत में, छोटी आंत से ऐसे होता हुआ घूम कर आएगा अपेंडिक्स में, लेकिन हालांकि उसके अंदर जाता नहीं है। अपेंडिक्स क्या आएगा किसमें, छोटी आंत से कहाँ आएगा, सिकम में, सिकम से ऐसे घूमता हुआ अब जाएगा कहाँ पर, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से अपशिष्ट भोज्य पदार्थ किस में आएंगे, रेक्टम में, मतलब ये हो गया 9वां, और फिर अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 10वां। बीच में इसको एक सिग्मॉइड कोलन भी कहते हैं जो यस आकार का होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा होगा क्या, पाचन तंत्र पूरी तरीके से। ठीक है ना। तो मनुष्यों में जो पोषण की क्रिया है, अब थोड़ा सा समझने की बात करो। देखो, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन के पाचन की क्रिया शरीर के बाहर करते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन के पाचन की क्रिया शरीर के अंदर करते हैं। तो मनुष्य एक पूर्ण विकसित एनिमल है जिसमें पाचन के लिए पाचन तंत्र पाए जाते हैं, इसलिए वह भोजन को पूरी तरीके से शरीर के अंदर क्या करता है, निकल जाता है। और ऐसे जीव जो भोजन के पाचन की क्रिया में भोजन को निगल जाते हैं उन्हें कहा जाता है होलोजोइक एनिमल। क्या कहते हैं, होलोजोइक एनिमल, या इसी को कह रहे हो होलोजोइक जंतु। ठीक है ना, होलोजोइक जंतु। तो मनुष्य भी एक प्रकार का क्या हुआ, होलोजोइक जंतु, क्योंकि यह भोजन में पाचन की क्रिया के समय भोजन को पूरी तरीके से क्या करता है, निगल जाता है। कहाँ पर, अपने शरीर के अंदर। ठीक है ना। अब कह रहा है कि मनुष्यों का पाचन तंत्र पूरी तरीके से बनकर तैयार है। मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं एक एक अंग अब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो मैं हट जा रहा हूँ। ठीक, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो इतना मेहनत से बनाओ और अगले ही पल जय माता दी, खत्म। चलो, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, उम्मीद है। साफ हो गया, हाँ ठीक है। चलो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखो, अब मैं जो समझाने की कोशिश करूँगा आपको, उसमें समझाएंगे सबसे पहला अंग मुख ग्रसनी से या बक्कल कैविटी से। ठीक है ना। देखो, मैं मिटाना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से है। ठीक, अब इसमें जो पहला आ रहा था उसको क्या लिख रहे थे, नेजोफेरिंग्स, सॉरी नॉस्ट्रिल, या इसी को हम लोग क्या कहते थे, नासा मार्ग। ये ऊपर की तरफ एक नली जाके बनाता था और मुख वाली नली ऐसे जाके खुलती थी और दोनों आपस में मिलकर एक कॉमन ट्यूब बनाते थे। ठीक, तो इसको कहते थे हम लोग नेजोफेरिंग्स, या इसी को हम लोग कहते थे नासा ग्रसनी। ठीक, और मुख वाले हिस्से को इसको हम लोग कह रहे थे ओरोफेरिंग्स, या इसी को हम कह रहे हैं मुख ग्रसनी। ठीक, और इसको हम लोग कह रहे थे ग्रसनी या फेरिंग्स, या इसी को हम लोग कह रहे हैं ग्रसनी। ठीक, इतना हम ऊपर वाले हिस्से में पूरी तरीके से बना चुके थे। अब मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या पाया जाता है और उसकी संरचना क्या होती है। देखो, सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं
कि यहाँ पर एक निचला जबड़ा होगा, ठीक, यहाँ पर एक निचला जबड़ा। तो निचले जबड़े की हड्डी को हम लोग कहते हैं मैंडिबल। क्या कहते हैं? मैंडिबल। निचले जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? मैंडिबल, ठीक। जबकि ऊपर भी जबड़ा होगा यहाँ पर एक ऐसे, ठीक, और ऊपरी जबड़े की हड्डी को हम लोग कहते हैं मैक्सिलरी। निचले जबड़े की हड्डी को मैंडिबल, ऊपरी जबड़े की हड्डी को मैक्सिलरी बोन कहते हैं, ठीक। और मैंडिबल बोन की संख्या कितनी होती है? 1, और मैक्सिलरी कितना होता है? 2। ऊपरी जबड़ा बीच से यहीं से 2 पार्ट में क्या होता है? डिवाइड होता है, और मैंडिबल सिर्फ एक जबड़ा होता है। हमारे खोपड़ी का पूरे केवल इकलौती एक हड्डी होती है मैंडिबल, ये जबड़ा जो हिल डुल सकता है। बाकी कोई हड्डियां एक दूसरे से जो है एकदम ऐसी जुड़ी हैं कि वो हिल डुल नहीं सकती। तो खोपड़ी की इकलौती हड्डी कौन सी है जो हिल डुल सकती है? उसे क्या बोलोगे? मैंडिबल। और उसकी संख्या कितनी होगी? 1। इतनी चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़, अब इसी निचले जबड़े हिक में मांसपेशियों से बनी एक संरचना पाई जाएगी जिसे बोलोगे क्या? टंग या जीभ। इसको क्या बोलोगे? टंग, या इसे हिंदी में क्या कहोगे? जीभ, ठीक। जो निचले जबड़े से जिसकी सहायता से जुड़ा होगा, जैसे जीभ को अगर ऊपर उठाया जाए तो नीचे की तरफ मांसपेशियां दिखेंगी, उसी मांसपेशियों की सहायता से ये नीचे से जबड़े से क्या हो रही है? जुड़ी हुई है। और जिस जबड़े की मांसपेशियों से नीचे की तरफ ये जुड़ी हुई है, ठीक है ना, उन मांसपेशियों को हम कहते हैं फ्रेनुलम। हाई स्कूल में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जीभ किस मांसपेशियों की सहायता से निचले जबड़े से जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेनुलम। क्या कहते हैं? फ्रेनुलम, ठीक है ना। एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं इसलिए समझ में आ रहा होगा पूरा अच्छे से। निचले जबड़े की हड्डी को क्या कह रहा हूँ? मैंडिबल, जो हिल डुल सकती है, जिसकी संख्या 1। और ऊपरी जबड़े की हड्डी को कहते हैं मैक्सिलरी, जो हिल डुल नहीं सकती और उसकी संख्या 2। निचले जबड़े से एक मांसपेशियों से बनी संरचना है ऐच्छिक पेशियों से जिसे हिला डुला सकते हैं, वो है जीभ। और वह जीभ निचले जबड़े की हड्डी से जिसकी सहायता से जुड़ा होता है उसे कहते हैं फ्रेनुलम, ठीक। अब जबड़ा है तो जबड़े से हमारे शरीर में जो दांत है मुख गुहा में, वो भी जुड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन जबड़ों में क्या पाए जाते हैं? टीथ या दांत, ठीक। अब दांत के आधार पर मनुष्यों को कहा जाता है, यह 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के मतलब तीनों संरचनाएं मनुष्यों के दांत में ही पाए जाते हैं। पहले को कहते हो थिकोडोंट, दूसरा डिफीडोंट, तीसरा हेट्रोडोंट, ठीक। अब इसको हिंदी में कहते हैं विषम दंती, इसको हिंदी में कहते हैं द्विदंती, और इसको हिंदी में कहते हैं गर्त दंती। इन तीनों को मैं अभी थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि मनुष्यों के सिर वाले हिस्से में पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो पहला तो मुख गुहा है, अंदर का पूरा खोखला भाग। जैसे ये अंदर जो पूरा खोखला भाग बच गया, इस पूरे हिस्से को मिला के कहते हैं मुख गुहा, या इंग्लिश में कहते हो बक्कल कैविटी, या इसी को कह रहा हूँ मुख गुहा, ठीक। तो मनुष्य के मुख गुहा में कुल 4 संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे अपर जा, ऊपरी जबड़ा, लोअर जा, निचला जबड़ा कहते हैं। ऊपरी जबड़े की हड्डी को हम क्या कहते हैं? मैक्सिलरी, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2। जबकि निचले जबड़े की हड्डी को हम क्या कहते हैं? मैंडिबल, जिसकी संख्या होती है 1। यह इकलौती हड्डी होती है जो हिल डुल सकती है खोपड़ी की। दूसरा, मनुष्यों के निचले जबड़े में जो मैंडिबल बोन है उससे मांसपेशियों से बनी एक संरचना जुड़ी होती है जो ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है, वॉलंटरी, जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, उसे क्या कहते हैं? जीभ। और यह जो जीभ है मनुष्य के निचले जबड़े से जिसकी सहायता से जुड़ा होता है उसे कहते हैं फ्रेनुलम। ये भी मांसपेशियों से बनी एक संरचना होती है, ठीक।
दूसरा, मनुष्य के ऊपर अपर जाव में और लोअर जाव में क्या पाया जाता है? टिथ या दांत। और यह दांत के आधार पर मनुष्य को क्या क्या कहा जाता है? थिकोडॉन्ट या गर्तदंती, डिफिडॉन्ट या द्विदंती, या हेट्रोडॉन्ट या विषमदंती। ठीक है, अब मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक, चलो देखो, इन तीनों को मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, देखो, मनुष्य के जबड़े में हम बोले हैं, सॉरी, मुख गुहा में जबड़े होंगे, तो मान लो ये अपर जा है, ऊपरी जबड़ा है। ठीक, और ये मान लो कि निचला जबड़ा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बस मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक, मान लो ये निचला जबड़ा है, तो मनुष्य के जबड़े में छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं। उन गड्ढों को कहते हैं एल्वोलस। क्या कहते हैं? एल्वोलस। मनुष्य के जबड़े में छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, चाहे ऊपरी जबड़े की बात करो चाहे निचले जबड़े की बात करो। उन गड्ढों को क्या कहते हैं? एल्वोलस। और इन्हीं गड्ढों में मनुष्य के दांत स्थित होते हैं। ठीक है, सब में ऐसे ऊपर वाले जबड़े में भी और नीचे वाले जबड़े में क्या पाए जाते हैं? मनुष्य के टीथ, या क्या पाए जाएंगे? दांत। और यह जो दांत है वो मनुष्य के जबड़े से, चाहे निचले चाहे ऊपरी, डायरेक्ट नहीं जुड़ा था। मतलब वो दांत उस जबड़े में जाके नहीं घुसे होते हैं। जबड़े में जो गड्ढे हैं उसके अंदर घुसे हैं और उसमें कुछ मांसपेशियां पाई जाएंगी। मतलब मनुष्य के दांत उसके जबड़े की हड्डी से डायरेक्ट न जुड़कर मांसपेशियों की सहायता से जुड़े होते हैं, और उन मांसपेशियों को कहते हैं पेरीडोंटल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? पेरीडोंटल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हो आवरण। तो उन मांसपेशियों को क्या कह रहे हो? पेरीडोंटल मेम्ब्रेन। तो ऐसे जीव जिनके जबड़ों में छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्वोलस। और उन गड्ढों में उनके दांत स्थित होते हैं, और वह दांत जबड़े की हड्डी से मांसपेशियों की सहायता से या पेरीडोंटल मेम्ब्रेन की सहायता से जुड़े होते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? थिकोडॉन्ट या गर्तदंती। ठीक है ना, ये पूरी तरीके से आप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं डिफिडॉन्ट पे। तो मनुष्यों के जीवन काल में जो दांत है वो 2 बार निकलता है। उसके लाइफ टाइम में उसके दांत कितनी बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। एक बार कहते हैं उसको मिल्क टिथ, मिल्क टिथ, या इसे हिंदी में कहते हैं दूध के दांत। और दूसरे को कहते हैं परमानेंट टिथ, परमानेंट टिथ, या इसी को कहते हैं अस्थाई दांत। तो ऐसे जीव जिनके जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं उन जंतुओं को हम डिफिडॉन्ट या द्विदंती कहते हैं। डाई का मतलब 2 या द्वि का मतलब 2, डोंट मतलब दांत। तो ऐसे जीव जिनके जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं उन्हें हम डिफिडॉन्ट या द्विदंती कहते हैं। ठीक, अब आ जाओ हेट्रोडॉन्ट पे। तो मनुष्य के मुख गुहा में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहले को कहते हो इंसीजर, दूसरे को कहते हो कैनाइन, तीसरे को कहते हो प्रीमोलर, और चौथे को कहते हो मोलर। कट नहीं रहा? ठीक। इंसीजर को कहते हैं रदनक, कैनाइन को कहते हैं कृंतक, प्रीमोलर को कहते हैं अग्र चवर्णक। ठीक, और मोलर को कहते हैं चवर्णक, चवर्णक। ठीक, तो मनुष्यों के मुख गुहा में कुल कितने प्रकार के दांत हो गए? 4। तो 4 अलग अलग प्रकार के दांत होने के कारण इन्हें हेट्रोडॉन्ट या विषमदंती कहते हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, या डोंट मतलब टीथ। तो ये तीनों शब्द आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि मनुष्य को दांत के आधार पर उसे क्या कहा जाता है? थिकोडॉन्ट, डिफिडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट। थिकोडॉन्ट क्यों कहते हो? क्योंकि मनुष्य के जबड़े में छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं और उन गड्ढों को एल्वोलस कहते हैं, जिसमें मनुष्य के दांत स्थित होते हैं। और यह दांत मनुष्य के जबड़े से डायरेक्ट में जुड़कर मांसपेशियों की सहायता से जुड़े होते हैं, जिन्हें पेरीडोंटल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ऐसे जीव जिनके दांत उनके जबड़े की हड्डी से डायरेक्ट नहीं जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं क्या? थिकोडॉन्ट या गर्तदंती।
और ऐसे जीव जिनके जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं, एक बार मिल्क टीथ, एक बार परमानेंट टीथ, तो इन जंतुओं को क्या कहते हैं? द्विदंती। और ऐसे जंतु जिनके मुख गुहा में 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उसके आधार पर मनुष्य को कहते हो हेटेरोडॉन। ठीक, पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दांत का स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को खत्म करूंगा, ताकि उसके बाद हम कल ओइसोफेगस से शुरू करें। ठीक है ना? यह भोजन की नली, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया साफ। चलो अब आ जाओ टिथ पे, हेडिंग डाल ले रहे हैं ह्यूमन टिथ, मानव दांत। ठीक, तो सबसे पहले मैं दांत की संरचना ही बना लेता हूं। बस हो गया, ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं, आराम से बन भी गया। ये हो गया मनुष्य का दांत। ठीक, ज़्यादा समय नहीं लगा। नीचे होगा क्या? जबड़ा, ऐसे एल्वोलस, जिसके अंदर वो क्या है? बंद है। देखो अब कह रहा है कि मनुष्य को के दांत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा सफ़ेद हम लोगों को दिख रहा है मसूड़ों के, उसे कहते हैं क्राउन, या इसी को कहते हो ताज। ठीक, और जो हिस्सा मसूड़ों के अंदर घुसा हुआ है एकदम नीचे, उसको कहते हैं नेक, या इसी को क्या कह लोगे हिंदी में आप? गर्दन। और जो हिस्सा एकदम नीचे की तरफ है एल्वोलस वाले हिस्से में, मतलब गड्ढे में, उस जो मनुष्य के दांत में पाए जा रहे हैं, उसको कहते हो रूट, या इसी को क्या कह रहे हो? जड़। तो मनुष्य के दांत को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे क्राउन, नेक और रूट कहते हैं। नेक वाला हिस्सा मनुष्य मसूड़ों के अंदर होता है, जिन्हें कहते हैं गम, या इसी को कह सकते हैं मसूड़े। ठीक, इतनी चीजें। अब कह रहा है कि जो क्राउन वाला हिस्सा है, इसके ऊपर सफेद रंग का एक आवरण पाया जाता है, जिसे कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, अगर पूछेगा शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो उसे कहेंगे हम क्या? इनेमल। हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ क्या होगा? इनेमल, जो दांत के ऊपर पाया जाता है, सफ़ेद रंग का होता है। और उसके नीचे वाले हिस्से को, आवरण को, हम लोग कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं? डेंटाइन। डेंटाइन, या इसी को एक्चुअल में कहा जाता है दांत। तो मनुष्य के दांत न दिखाई देकर उसके क्या संरचना को हम देखते हैं? इनेमल को देखते हैं। और डेंटाइन वाले भाग का निर्माण जिन कोशिकाओं से होता है, उन कोशिकाओं को हम कहते हैं ओडोंटो ब्लास्ट सेल। मतलब मनुष्य का दांत या डेंटाइन वाला भाग जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें हम कहते हैं ओडोंटो ब्लास्ट सेल, जिससे मनुष्य की कोशिका दांत की क्या होती है? संरचना बनी होती है। तो अगर पूछेगा मनुष्य का दांत किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ओडोंटोब्लास्ट सेल। अब यह ओडोंटोब्लास्ट सेल जिस भाग में दांत के बनते हैं, उस भाग को हम कहते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, या इसी को हिंदी में लिखा है पल्प गुहा किताब में। ठीक, तो पल्प गुहा में या पल्प कैविटी में ओडोंटोब्लास्ट सेल पाया जाता है या निर्माण होता है, जिसकी सहायता से डेंटाइन या दांत का निर्माण होता है। दूसरा, इसी पल्प कैविटी वाले हिस्से में रक्त नलिकाएं गई होती हैं। तो एक तरफ से रक्त नलिकाएं जा रही हैं और दूसरी तरफ से रक्त नलिकाएं आ जाती हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं कि ब्लड वेसल्स, या इसे हम कहेंगे रक्त नलिका।
जिसमें एक होगा धमनी, एक होगा सिरा। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त, सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त। और उसी रक्त नलिकाओं में पाए जाते हैं संवेदी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, जिसके कारण सेंसरी न्यूरॉन वगैरह इनपुट डेवलप होता है। तो वो तो बाद में आएगा, तो उस समय उसको देख लिया जाएगा। तो ब्लड वेसल्स में एक होगा आर्टरी, जिसको कहेंगे हम लोग क्या, धमनी। एक होगा वेन्स, जिसको कहेंगे हम लोग क्या, सिरा। तो मनुष्यों के दांत में रक्त को जो लेके जाएगा उसे क्या कहोगे, धमनी। और धमनियों में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। जबकि सिराओं में होता है अशुद्ध रक्त। यह रक्त को क्या करता है, वापस दांत से ले आता है, जिसमें पाया जाता है अशुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसे कहते हो ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, या हिंदी में कहोगे शुद्ध रक्त। इसे कहोगे डीऑक्सी, डी मतलब नहीं, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो मनुष्य के दांत में रक्त को ले जाने का काम धमनी, जिसमें शुद्ध रक्त, और दांत से रक्त को ले आने का काम सिरा, जिसमें अशुद्ध रक्त। तो इतनी संरचनाएं हैं मनुष्य के दांत में। तो एक बार मैं पूरी तरीके से क्या कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। मनुष्य के दांत को कितने भागों में विभाजित कर रहा हूँ, 3, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन वाले हिस्से में एक सफ़ेद रंग का पदार्थ पाया जाता है, इनेमल कहते हो। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। उसके नीचे वाले आवरण को डेंटाइन कहते हो, जिसका निर्माण ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से होता है। यह कोशिकाएं पल्प कैविटी में बनती हैं। पल्प कैविटी वाले भाग में ही क्या पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें धमनी रक्त को दांत में ले जाती है, जिसमें शुद्ध रक्त होता है, और शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। जबकि सिराएं दांत से रक्त को वापस ले आती हैं, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो नेक वाला हिस्सा है वो कहाँ पाया जाता है, गम या मसूड़ों में। और दांत के डॉक्टर को क्या बोलोगे, डेंटिस्ट। क्यों, इसी के नाम से पढ़ा है, डेंटाइन। और दांत का अध्ययन क्या कहलाएगा, ओडोंटोलॉजी। वो किससे पढ़ा है, इससे। तो चलिए, यहाँ तक पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।